तो ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था 57 तक कर लिए थे और 62 इधर कर लिया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की बात कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस मोटर यूज फॉर मैकेनिकल लोड्स हैज। तो ये कुल मिला के बात किसकी करना चाह रहा है, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की बात करना चाह रहा है कि इसके पास ऐसा क्या होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस मोटर यूज फॉर मैकेनिकल लोड्स हैज। इसके पास क्या होता है, स्मॉलर शाफ्ट होता है। और एक स्पीड की अगर बात करें तो सिंक्रोनस मोटर के कंपैरिजन में सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर के पास स्पीड हमारी हाईयर स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर के पास आपका क्या क्या हो गया, स्मॉलर शाफ्ट हो गया और हाईयर स्पीड हो गई। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड ही है बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाइब्रिड पैरामीटर पूछा है आपसे H12, ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है, डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे H12 आपका R2 अपॉन R2 प्लस R3 मतलब R2 अपॉन इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा और इसमें कोई भी V1 I1 ये कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, उसको देख छोड़ते हैं। फिर बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है, आर रिलेटेड थ्रू। तो दोनों फ्रीक्वेंसी डायमेंशन से हमारा रिलेटेड होते हैं, ओके, टाइम डोमेन से नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होते हैं दोनों। इसके बाद आता है 60 में क्या कह रहा है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, ऑफ स्टेटर एंड रोटर। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है अंडर द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज 0 फॉर। तो किसके लिए 0 होती है, मतलब रोटर और स्टेटर के दोनों की रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड किस किस के लिए, आपका रोटर के लिए और आपका स्टेटर के लिए। तो आपका इंडक्शन मोटर में भी 0 होती है, डीसी मशीन में भी 0 होती है और सिंक्रोनस मशीन में भी 0 होती है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों में अगर वो इसकी बात कर रहा है कि रोटर और स्टेटर की रिलेटिव स्पीड की अगर बात कर रहा है तो वो हमारा 0 होगी, ओके, तीनों में, तभी आपका ये ऑल ऑफ दीज हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल। यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स। तो ये सॉल्व करके निकाल सकते हैं, किसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू निकालना है। उसके बाद ड्यूरिंग हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर की हंटिंग के दौरान तो जो डैम्पर होते हैं बार डेवलप्स टॉर्क, जो डैम्पर बार होते हैं वो हमारे टॉर्क को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, डैम्पर बार। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिकल डोमेन के हैं, वो जैसे कि ये सिंक्रोनस मोटर का है। अब सिंक्रोनस मोटर का बेसिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है कि एडवांस लेवल का हमें नहीं पता, पर हम तो ठीक है देख ले रहे हैं, बट पेपर का हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ पेपर ऐसा आपका कुछ कुछ रहेगा। तो हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर के दौरान आपका डैम्पर बार डेवलप्स टॉर्क को डेवलप करता है, ठीक है, 65 61 हो गया। फिर बात आती है कि एक आइडियल करंट सोर्स के पास क्या 0 होता है। तो एक आइडियल करंट सोर्स के पास आपका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर आपको ये देखो यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा, और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछता है कि करंट सोर्स के पास क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के पास क्या होना चाहिए। तो करंट सोर्स के पास हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट होना चाहिए। रेजिस्टेंस होता है अपोजिट कंडक्टेंस का, तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहीं से ऑप्शन आपका बन गया कि इंटरनल कंडक्टेंस उसका 0 होना चाहिए, ओके। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो यहाँ से ये ऑप्शन बन जाता है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल कंडक्टेंस आपका जो है वो आपका 0 होना चाहिए। और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें तो उसका रेजिस्टेंस इंटरनल आपका 0 होना चाहिए, तो उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ट्रांजिएंट का, इसमें आपका L और R है, तो एक सीरीज RL सर्किट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो उसकी इक्वेशन आपको बतानी कि यहाँ पे क्या होगा। तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद ये ड्रेन गेट का, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका 70 के विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द JFET इज नॉट एप्लीकेबल। तो JFET के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो JFET आपके केवल और केवल डिप्लीशन टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें इन्हेंसमेंट मोड नहीं होता। केवल आपका जो मॉसफेट है, आपके मॉसफेट ही आपके दोनों तरीकों के हो सकते हैं, इन्हेंसमेंट भी हो सकता है और डिप्लीशन भी हो सकता है। तो JFET आपका इन्हेंसमेंट टाइप, इन्हेंसमेंट मोड एंड चैनल नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर ये आपका नॉन इन्वर्टिंग क्या दे दिया है, ये ओपैम दे दिया है यहाँ पे भी, ठीक है, न्यूमेरिकल। इसमें भी क्या पूछ रहा है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन पूछ रहा है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा 1 + RF अपॉन RI, ये आपका क्लोज लूप वोल्टेज गेज हो गया।
तो ये आप क्या करने के लिए, देखो यही पहले से लिखा है 1/30/2, ये आपको दे देगा 16। तो देखो बहुत ही कितने ओपीएम का क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन ओपीएम का पूछा है। उसके बाद ये आरएलसी सर्किट दिया फॉर द ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस की बात कर रहा है। ओके, तो ये थ्योरी भी बोल सकते हो, फॉर्मूला भी और ग्राफ भी। तो ये हमको दिया है, तो ये क्या है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस हमको दिया है। ओके, इसको देख के हमें बताना है कि इसका डायग्राम क्या होगा। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आर और एल आपके सीरीज में है और वो सी के संग पैरेलल में, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से इंटरप्रेट करना है कि ऐसा क्यों है। तो ये आपका डायग्राम था। ओके, तो इसमें आर और एल देखो आर और एल एक साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखे हैं और नीचे उनका रेसिप्रोकल, तो इससे आप इंटरप्रेट करेंगे कि आर और एल सीरीज में है और ये प्लस सी एस करके लिखा है, तो सी आपका ये आपका सीरीज में है। बाकी तो फिर इसका सॉल्यूशन पूरा आना चाहिए। ठीक है, आर एल सी सर्किट है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस की अगर बात कर रहा है तो ये आपका आर एल सीरीज में, उसके संग पैरेलल में सी है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं 72, इफ द बायस वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, बायस वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इंक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर। तो हमने जो बायस वोल्टेज लगाया वो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा रहा है। द अप्लाइड वोल्टेज इज नोन एज, तो उस समय वो वोल्टेज हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज बोला जाएगा। अगर आपका जो ये जंक्शन है, जंक्शन को वो और इंक्रीज कर रहा है तो आपका कैसा वोल्टेज होगा, वही रिवर्स वोल्टेज लगाया होगा। फॉरवर्ड वोल्टेज में तो आपका इंक्रीज करेगा नहीं, ट्रांजिशन वोल्टेज में नहीं, रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल आ गया आपका ट्रांजिस्टर का उसके बाद ये आपके सारे न्यूमेरिकल हैं। फिर ये आपका थ्योरी है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि इन अ फ्लक्स मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, एक फ्लक्स मीटर की डिवाइस है, उस फ्लक्स मीटर डिवाइस के अंदर वो पूछ रहा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क आपका जो होगा, ठीक है, टाउ सी, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका क्या होगा। तो आपका नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, तो बिल्कुल भी हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं, फ्लक्स मीटर के लिए आपका कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो होगा ही नहीं। ठीक है, नो कंट्रोलिंग टॉर्क। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80, थर्मिस्टर्स कैन बी यूज एज, तो थर्मिस्टर्स एक डिवाइस होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। तो मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड, मतलब थर्मल उसी सबको यूज कर रहे हैं टेम्परेचर से, तो उसका मेजरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं और मेजरमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेज भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं थर्मिस्टर्स की मदद से। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस स्वयं रेजिस्टेंस, एक स्वयं रेजिस्टेंस है आपका आर एन ऑफ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर में एक हमने उसमें रेजिस्टेंस जोड़ते हैं आर एस, उसी को हम स्वयं रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आर एस को। तो एक जो कैपेसिटर है वो इससे कनेक्टेड है और ये किसका, वोल्ट मीटर का है, तो वो कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये सी इजकल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इसकी हिंट है याद करने की। आपका टाइम कांस्टेंट एक क्या होता है, आर सी, एक क्या होता है, एल बाई आर। इसी टाइम कांस्टेंट से इस फॉर्मूले को डिराइव कर लो। अगर आप इसको इन दोनों को इक्वल कर दोगे और आप सी को एक तरफ लिख के उसको उधर ले जाओगे तो सी इजकल टू एल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको, इसका आंसर याद करने की हिंट ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है का फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन इफ एल अपॉन सी इजकल टू आर अपॉन जी, मतलब इसका मतलब है कि एल जी इजकल टू आर सी अगर आपका है तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन लॉसलेस होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है आपकी इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी कि अगर एल जी आपका आर सी के इक्वल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो आपका जो लाइन होगी ट्रांसमिशन लाइन वो लॉसलेस होगी, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर ये नॉट इक्वल हो जाएगा तो आपका वो लॉस ही हो जाएगी। उसके बाद आता है 82 पे यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी यूज फॉर सिंगल सैंपल डेटा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में है। ओके, तो ये है तो थ्योरी का, पर न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो शायद ये थ्योरी फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं या देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेक वेदर द पोटेंशियल फंक्शन, ये आपको पोटेंशियल फंक्शन दिया है कि v इक्वल टू ए लॉग रो, ओके, ए लॉग रो और क्या है प्लस बी, ये आपको पोटेंशियल फंक्शन दिया है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये लाप्लास इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन है। ओके, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है। तो ये मैं पूछ रहा है कि चेक वेदर द पोटेंशियल फंक्शन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो हमसे पूछ रहा है कि ये लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, और ए और बी कांस्टेंट है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करता है। तो ये पूरा एक तरीके से बोलेंगे कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके लिए आपको लाप्लास इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको चेक करना आना चाहिए।
ओके, चेक लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन। तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। फिर यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही नहीं होते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका नाम ही है स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट केवल होते हैं जिसमें हमारा हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस नहीं होंगे। बाकी ये सारे मूविंग आने इंस्ट्रूमेंट में होंगे, पीएमएमसी में होंगे, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में होंगे, स्टैटिक वाले में नहीं होंगे। उसके बाद ये सारे आपके न्यूमेरिकल हैं। फिर बात आती है 90 पे कि पावर कंजप्शन इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की पावर वो पूछ रहा है, तो पावर कंजप्शन हमारा क्या है, हाइयर है, लोअर है, लॉसलेस है, तो हमारा काफ़ी हाइयर होता है। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारा पावर जो होता है काफ़ी हाई अमाउंट में कंज्यूम होता है। उसके बाद यहाँ पे मैच की बात कर रहा है, ये अलग अलग डिवाइसेज हैं कुछ मेजर करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट के लिए, तो किसका किससे मेजर करेंगे, तो मैगर एक डिवाइस होती है, मैगर। तो जब आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना होता है तो आप मैगर को यूज़ करते हैं। ओके, फिर आपका है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ये किस लिए यूज़ करते हैं आप या आप हार्मोनिक्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स के लिए आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर को यूज़ करते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कह रहा है, फिर एक ये है डिजिटल काउंटर कोड्स। ठीक है, डिजिटल काउंटर कोड्स आप किस लिए यूज़ करते हैं, या आप मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। और फिर आपका बच गया शीरिंग ब्रिज, बच गया शीरिंग ब्रिज। ओके, शीरिंग ब्रिज आपका किसके लिए जो बचा है कि मेजरमेंट ऑफ लॉस एंगल इन द डाइलेक्ट्रिक, तो इसके लिए आप शीरिंग ब्रिज को यूज़ करते हैं। ए का 3 हो गया आपका, बी का 4 हो गया, डी का आपका 2 हो गया। ठीक है, बाकी उसी कलर से ही मैच करनी है, देख सकते हैं। मैगर आपका मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपका मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स, और शीरिंग ब्रिज आपका मेजरमेंट ऑफ लॉस एंगल इन डाइलेक्ट्रिक, और आपका डिजिटल काउंटर कोड्स आपका मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है ये है कि लोड फ्लो स्टडी इट कैरिड आउट बाय। ठीक है, लोड फ्लो एक स्टडी होती है, तो उसको हम कैसे कैरी आउट करते हैं, ठीक, कैसे उसको प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो सिस्टमेटिक सिस्टम प्लानिंग की मदद से। ठीक है, लोड फ्लो स्टडी की अगर बात करें तो सिस्टम प्लानिंग उसमें आ जाता है। उसके बाद आता है कि एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव इफ। ठीक है, वो मोर सेंसिटिव होगा अगर, वो हमसे कंडीशन पूछ रहा है, अगर उसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो क्या होगा हमारा यूनिटी होगा। ठीक है, सॉरी ये लार्जर, ठीक है, ग्रेटर देन, तो मच लार्जर देन द यूनिटी, यूनिटी से और ज़्यादा होगा। तो सेंसिटिविटी के लिए हमारा टॉर्क टू वेट रेशियो की अगर बात करते हैं, ये टॉर्क टू वेट रेशियो है, तो ये हमारा ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए, तो हमारा ज़्यादा मोर सेंसिटिव होगा। इस केस में आपका मोर सेंसिटिव होगा कैसा, एक इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये 2 वाट मीटर मेथड की बात कर रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड कैन बी यूज टू मेजर टोटल पावर डिलीवर्ड टू। तो दोनों ही केस में कर सकता है, आपका स्टार और डेल्टा कनेक्टेड लोड दोनों तरीके के लोड होंगे, उसमें आप मेजर कर सकते हैं। ओके, 2 वाट मीटर मेथड से आप पावर को, टोटल पावर डिलीवर्ड टू स्टार और डेल्टा बोथ। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं है, स्टार कनेक्टेड लोड ओनली वाला केस नहीं होगा, और स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल लोड, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो स्टार और डेल्टा कनेक्टेड बोथ। ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड की मदद से हम दोनों में जो लोड कनेक्टेड है उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन कि द इंसुलेशन ऑफ मॉडर्न EHV लाइंस। ठीक है, मॉडर्न EHV लाइंस होती हैं, तो वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, आपका स्विचिंग वोल्टेज पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये जो इंसुलेशन है इज बेस्ड ऑन स्विचिंग वोल्टेज। किसकी बात हो रही है, मॉडर्न EHV लाइंस की बात हो रही है। उसके बाद आता है आपका ये याद करने वाला पॉइंट है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन। तो रिफ्लेक्शन वोल्टेज का कोफिशिएंट की बात कर रहा है, या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है शॉर्ट में, और बात किसकी कर रहा है, शॉर्ट सर्किट लाइन की। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन, तो वो हमारा -1 होगा, हम ये याद रखेंगे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है हमारा शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए, वो हमारा -1 होगा। उसके बाद आता है 101 की फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये फॉर्मूला टाइप की क्वेश्चन है। ऑन एन अनलोडेड जनरेटर, तो हमारा जो करंट की जो इक्वेशन है वो आपका IA1 इक्वल टू माइनस ऑफ IA2 के इक्वल होगा। किसकी बात कर रहे हैं, फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात कर रहे हैं, फॉर अनलोडेड जनरेटर के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन 96 की इन HVDC सिस्टम द AC हार्मोनिक्स विच गेट इफेक्टिवली एलिमिनेट विद 12 पल्स ब्रिज। ठीक है, ये आपका AC का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं 102। यहाँ पे क्या कह रहा था, फॉलोइंग फिगर शोज जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ। ये किसका सर्किट है, ये हमें बताना है। ये जो फिगर है ये किसका सर्किट है, ये बताना है। ये आपका डेल्टा बैंक का सर्किट है, इसमें ये केवल एक रेजिस्टेंस इधर है, ये रेफरेंस बस है, ये डेल्टा बैंक का सर्किट है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेथ जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, केबल के अंदर होते हैं। तो उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उनको हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ करते हैं केबल को, ठीक है। सेथ अगर केबल में यूज़ कर रहे हैं उससे उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद आता है नेगेटिव एरिया कंट्रोल एरर। इसका पूछ रहा है कि नेगेटिव एरिया कंट्रोल एरर का मतलब क्या है आपका। तो एरिया इज नॉट जनरेटिंग इनफ पावर, इसका मतलब है टू सेंड द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा आउट ऑफ द एरिया। मतलब अगर एरिया कंट्रोल एरर है, एक टर्म है एरिया कंट्रोल एरर, ओके। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है एरिया कंट्रोल एरर, तो हमारा एरिया इज नॉट जनरेटिंग इनफ पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है तो सिग्नल को आप बाहर भेज सके। तो ये इसका मतलब हो गया कि बाहर भेजने के लायक आपका पावर टू सेंड द डिजायर्ड अमाउंट आउट ऑफ द एरिया के बाहर भेजने के लिए इनफ पावर जनरेट नहीं कर पा रहा अगर एरिया कंट्रोल एरर हमारा नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ शंट ट्रांसमिशन लाइन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 phi r फॉर लैगिंग पावर फैक्टर इज। तो पावर फैक्टर उसने पहले से कह दिया कि लैगिंग पावर फैक्टर है, तो वो 10 phi r की वैल्यू पूछ रहा है कि 10 phi r की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए। तो x2/r के इक्वल होनी चाहिए, ओके। r हमारा नीचे होना चाहिए, 10 phi r की अगर वैल्यू पूछ रहा है और पावर फैक्टर कैसा है आपका, लैगिंग है। फिर ये भी आपका ये पूरा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 फेज सिस्टम की बात कर रहा है एट द सिग्नल्स, ये भी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द -180 डिग्री फेज लाइन ऑफ अ बोर्ड डायग्राम इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन अच्छा है कि -180 डिग्री फेज लाइन की बात कर रहा है बोर्ड डायग्राम की, वो किसके इक्वल है, वो आपका नेगेटिव रियल एक्सेस इन द नाइक्विस्ट प्लॉट के इक्वल है। तो एक तरफ आपकी बात हो रही है बोर्ड डायग्राम की, ओके, बोर्ड डायग्राम, और एक तरफ नाइक्विस्ट प्लॉट की बात हो रही है। तो इसका -180 डिग्री फेज लाइन इसके नेगेटिव रियल एक्सेस के इक्वल हो जाएगा, ओके। फिर एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था और एक फिर से आया है, ऑब्जर्वेबल आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं। तो ऑब्जर्वेबल और कंट्रोलेबल का आप याद रखेंगे तरीका करने का। उसके बाद बात करता है, ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। फिर ये है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम फीडबैक टाइप का एक्चुअली में या बेसिकली बोला जाए तो वो क्या कैसा फिल्टर होता है आपका, वो नॉर्मली लो पास फिल्टर होता है। मतलब हर कोई अगर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें फीडबैक है तो उसको हम एज लो पास फिल्टर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर 112 है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विद इंक्रीज इन लोड पावर फैक्टर या डिक्रीज। तो इसका मतलब ये लोड पावर फैक्टर के संग पूछ रहा है इन रिलेशन में कि ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी और लोड पावर फैक्टर को अगर आप क्या करेंगे तो उसमें क्या होगा यह हमें बताना है। तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी अगर हम लोड पावर फैक्टर को भी बढ़ाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी एफिशिएंसी किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की, वो आपका लोड पावर फैक्टर के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, ओके। अगर लोड पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की भी बढ़ेगी। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल टाइप आ गए। ये क्वेश्चन तो इजी है, ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ का, ये मेरे हिसाब से सिग्नल फ्लो ग्राफ तो सभी को आना ही चाहिए। उसके बाद फिर ये आपके कंट्रोल के ही न्यूमेरिकल है और ये सारे न्यूमेरिकल हैं आपके कंट्रोल के, ठीक है। ये फिर से कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल वाली बात कर रहा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है ऐसा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें आपको क्या डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसको देख के बतानी है आपको। और ये सारे न्यूमेरिकल है। सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक और क्वेश्चन है ये। फिर ये रूट लोकाई का क्वेश्चन है, इसमें ब्रेक अवे पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो कंट्रोल अच्छे से पूछा है इस बार तो। उसके बाद फिर से कंट्रोल का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सेंट्रोइड की लोकेशन पूछी है जो कि कुछ आपको सिग्मा करके होता है, ठीक है, P-n करके कुछ ऐसा करके होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला देख लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए। अच्छा ये पूछा गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑयल ट्रांसफार्मर में हम ऑयल को क्यों यूज़ करते हैं। तो एक तो वो कूलिंग भी प्रोवाइड करता है ऑयल ट्रांसफार्मर को, और वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ऑयल कंडक्टिंग नहीं होता। उसके बाद इधर है कि इन द स्पीड कंट्रोल सिस्टम आउटपुट रेट फीडबैक इज यूज टू। तो यहाँ पे आउटपुट रेट फीडबैक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो किस लिए यूज़ करते हैं, तो रिड्यूस द डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की डैम्पिंग को कम करने के लिए आउटपुट रेट फीडबैक को हम यूज़ करते हैं, जाई को कम करने के लिए। उसके बाद आता है ये तो 121, अच्छा हाँ लास्ट। तो ये पेपर इसमें खत्म होगा। इफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज नॉट इन अ प्रेजेंट डीसी जनरेटर द इंड्यूस ईएमएफ एट जीरो स्पीड विल बी जीरो। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ भी हमारा ये भी जीरो होगा। तो ये तो मेरे हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो नहीं है। जैसे कि
ये डीसी जनरेटर की बात कर रहा है, तो डीसी जनरेटर का बेसिक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में होता है, बट फिर भी मतलब उसमें एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इधर क्या है कि द स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ड्यू टू, तो ये स्पार्किंग की बात कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, डीसी जनरेटर के अंदर स्पार्किंग किस वजह से होती है, तो आपके रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से होती है। तो ये भी डीसी जनरेटर है, ये भी डीसी जनरेटर का क्वेश्चन था। तो मेनली ये सारे क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल के थे, बट फिर भी एक एनालिसिस हमने किया, तो ये पेपर 1 था, फिर पेपर 2 भी देखेंगे।